हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम लॉज ऑफ मोशन में करने वाले हैं पार्ट 3। सो लेट अस नाउ बिगिन विद इट। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देन वील ऑल्सो सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन of the linear momentum from second law of conservation of linear momentum from the third law. Then we'll see Newton's third law of motion from conservation law only. Then we'll come across some practical application of this, rocket propulsion, expression for the velocity that will be gained by a rocket, concurrent forces, and lastly we'll do some questions as a quiz. So let us now begin with it. Now what is this कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम आप सबको पता है कि होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम मास पे एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे ही डिपेंड करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फिज़िक्स में। सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉज जो है ऑफ मोशन के, इन्हीं से निकल के हमें ये प्रिंसिपल मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का? अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स एक्ट ना करे किसी भी सिस्टम पे और वो सिस्टम बना हो सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल से, तो लीनियर मोमेंटम, जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का, वो कंजर्व होगा एंड इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम of the linear momenta of all the particles from the system only. तो हम यहाँ पे derive करने वाले हैं law of conservation of linear momentum from Newton's second law of motion से। तो consider करते हैं एक system जो कि एक isolated system है, means it is nothing is getting out of the system or entering the system, it is completely isolated and वो बना है n particles से। तो जो masses होंगे n पार्टिकल्स का, मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, m1, m2, m3 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी mn, राइट। एंड जो वेलोसिटीज़ हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर v1, v2, v3। तो टोटल लीनियर मोमेंटम अगर हम इस सिस्टम का निकालेंगे मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन टिल mn vn. Vn is the last velocity of the nth particle. So I have p equals to p1, p2, so on till pn. Suppose this is our first equation. तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस सिस्टम में, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन यहाँ। अब आइसोलेटेड सिस्टम जो है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट फोर्स हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो, सो वी टेक इट इक्वल टू ज़ीरो। अब फोर्स अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, वो भी ज़ीरो होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, dp बाई dt ज़ीरो है, इसका मतलब जो यहाँ पे मौजूद ये मोमेंटम है ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव ले कांस्टेंट का वो हमेशा ज़ीरो आता है, जो कि इस इक्वेशन से पता चल रहा है। इट मीन्स दैट p इज़ कांस्टेंट ओवर हियर। दैट मीन्स दैट द टोटल, दिस इज़ द टोटल मोमेंटम, राइट। ये क्या था? ये दिस वाज टोटल मोमेंटम। तो यहाँ पे इट इज़ सम ऑफ ऑल द मोमेंटा p1, p2, p3 सो ऑन टिल pn. दिस इज अगेन कांस्टेंट हियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन। That means that in the absence of any external force, जो total linear momentum होगी किसी भी system की, वो क्या होगी? Constant होगी। Now let us derive the same law of conservation of linear momentum using the Newton's third law of motion. तो consider करते हैं हम यहाँ पे दो bodies P and Q, and इनकी masses हम कुछ इस तरह से लेंगे m1 and m2, and ये move कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे in the same direction. This is the direction towards this side. And they are moving along a straight line, and velocities क्या है? Initial velocities as u1 and u2, right? और यहाँ पे make sure that what we have taken, assume हमने किया है जो u1 है it is greater than u2। अब मान लेते हैं ये कोलाइड करते हैं,
तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की. आफ्टर कोलिजन मीन्स सपोज दे कोलाइड फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी. दिस इज़ द टाइम इंटरवल फॉर विच दे कोलाइड. तो आफ्टर कोलिजन इनके फाइनल वेलोसिटीज़ मान लेते हैं v1 एंड v2 हो चुके हैं, राइट. सो द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. कोलिजन के दौरान बॉडीज़ क्या करेंगे, एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगी फोर्स. तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से अगर हम यहाँ पे निकालें तो जो फोर्स होगा P के द्वारा लगाया हुआ Q पे वो एक्चुअली नेगेटिव होगा ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय Q ऑन P, राइट. दिस इज फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट. सो वी हैव डन दिस लॉ हियर. अब इम्पल्स क्या होगा अगर हम FPQ के लिए निकालें. इम्पल्स इज ऑब्वियसली the force multiplied by the time interval, and this is again equal to the change in momentum. हमने ये theorem already किया है अपनी previous video में. So the change in momentum will be m1v1 minus m1u1. Suppose this is equation number 2 here. Similarly अगर हम FQP का impulse निकालें, so it will be again m2v2 minus m2u2. This is suppose our third equation now. Okay. अब 1 से हमें क्या मिलता है कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं. सो वी कैन पुट द वैल्यूज़ हियर. सो यहाँ पे हमने जो है इम्पल्स का वैल्यू सिंपली कॉरिस्पॉन्डिंग इम्पल्स के वैल्यू जो है हमने यहाँ पे डाल दिए हैं. दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3. सो ऑन रीअरेंजिंग व्हाट वी विल गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस. दैट इज़ द टोटल लीनियर मोमेंटम जो कि कोलिजन से पहले है वही इक्वल होगा कोलिजन के बाद का. तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन हो रहा है लीनियर मोमेंटम का, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब यहाँ पे हम अगेन जो है कंटिन्यू करेंगे ऑफ द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब यहाँ पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ निकालने वाले हैं. हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. अगेन यू कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 एंड दे आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. एंड क्या करते हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं. दे सिंपली कोलाइड विथ ईच अदर. सो वेलोसिटीज़ एज वेल एज जो मोमेंटा होंगे दोनों ही बदल चुके होंगे. मान लेते हैं डेल्टा P1 और डेल्टा P2 ये चेंजेस हैं उनकी रिस्पेक्टिव मोमेंटम की वैल्यू में, एंड ये हुआ है फॉर टाइम डेल्टा T. सो अकॉर्डिंग टू, अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ. जो नेट चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो होगा. जब एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, दैट मीन्स द नेट चेंज इन द लीनियर मोमेंटम विल बी ज़ीरो. सो डेल्टा P1 plus delta P2 equals to 0. This is the total linear momentum or the net linear momentum that we have taken over here. So we can transfer this P2 to the other side now. So we'll have it like this. P2 equals to minus of delta P1. So यहाँ पे हम you can simply divide it by delta T. दोनों को ही हम and it will not change the equation obviously because we are using the same delta T on both the sides. Now what is this basically? This is rate of change of momentum of m2 and this is rate of change of momentum of mass m1. तो ये न्यूटन्स अगर हम इस्तेमाल करें सेकेंड लॉ की हम बात कर रहे हैं, F क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह फोर्स लगा सकते हैं, दैट इज़ फोर्स ऑन m2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन m1. That is and this is action, the other one is reaction. So you can see that they are equal and they are opposite in direction. So this is how we get the Newton's third law of motion from using the law of conservation of momentum over here. Now there are some practical applications that we can see of the conservation of momentum. सबसे पहला है recoil of a gun. So let us try to understand this कि यहाँ पे किस तरह से conservation of momentum हो रहा है. मान लेते हैं कैपिटल M जो है वो मास है गन की, स्मॉल m जो है वो मास है बुलेट की. तो बिफोर फायरिंग दोनों ही रेस्ट पे होंगे एंड आफ्टर फायरिंग दोनों ही जो बुलेट हैं, द बुलेट एंड द गन, बुलेट मान लेते हैं स्मॉल v से मूव कर रहा है एंड गन मूव्स विथ कैपिटल V वेलोसिटी. क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम में गन और बुलेट के सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है
या इन्वॉल्व ही नहीं है सिस्टम के लिए, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हियर, सो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मतलब कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा फायरिंग के पहले वो बराबर होगा आफ्टर फायरिंग के। तो टोटल मोमेंटम शुरुआत में तो ये सिस्टम रेस्ट पे था, तो सो वी हैव ज़ीरो हियर, एंड आफ्टर मोमेंटम आई मीन जो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग विल बी एम वी small m small v, that this is of the bullet and this is of the gun, right? So we can transfer this value here and this is what we will get। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम है फाइनल वाला ऑफ द बुलेट over here, this is basically of the gun, right? It is equal to the negative of the momentum of the bullet, right? So this is how we do it, and यहाँ से हम जो है capital V it was of the gun that we can find out velocity of the gun, recoil कितना है या recoil velocity कितनी है, हम उससे यहाँ से rearrange करके we get an expression like this। So negative sign is simply indicating जो आपका capital V है और जो small v है ये opposite direction में act कर रहे हैं, right? So when it means why in the opposite direction, because the gun always gives a kick, पीछे के डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक किक देता है whenever you fire a bullet, so we can say that this is basically recoiling of the gun and the velocity is capital V, and by this expression we can find it out, right? So here I have this। ऑल्सो यू नो दैट जो मास है गन का वो ग्रेटर है मास ऑफ बुलेट से, राइट? दैट इज़ वाई जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लाइट है तो वेलोसिटी बुलेट की ज़्यादा होगी दैन द गन ओवर हियर। तो रिकॉइल वेलोसिटी जो होती है मीन्स गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग द शॉट व्हेन यू आर शूटिंग इज़ मच स्मॉलर, राइट, दैन द फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सो दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर, क्योंकि मासेस में काफ़ी डिफरेंस है, गन भारी होगा एंड बुलेट जो है वो लाइट है, दैट इज़ वाई इट हैज़ गॉट अ हायर वेलोसिटी इन द forward direction। Now here you can see another simply the application that whenever a person is jumping out of the boat, right, तो वो बोट को जो है slightly पीछे की तरफ ढकेलता है away from the shore से। Why? Because obviously यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है एप्लीकेबल है, और जो टोटल मोमेंटम है बोट का एंड द पर्सन का वो ज़ीरो है शुरुआत में, क्योंकि वो तो एक साथ में ही है। total momentum they are at rest, so the total momentum of the boat and the person is zero in the beginning, and जब ये person जो है jump करता है out of the boat, right, on the shore, तो he attains what? He obtains a momentum in this direction, in the forward direction, and that is why in order to conserve, इस momentum को conserve करने के लिए जो boat है वो अटेन करता है इक्वल मोमेंटम इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस वजह से जो है बोट जो है वो स्लाइटली मूव कर जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली व्हेन द बॉम्ब इज एक्सप्लोजिंग, लाइक देयर इज एक्सप्लोजन इन द बॉम्ब और इट इज़ एक्सप्लोडिंग, सो एक्सप्लोजन से पहले बॉम्ब ऑब्वियसली रेस्ट पे होगा, तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो तो ज़ीरो होने वाला है। इनिशियल मोमेंटम इज़ ज़ीरो ऑफ द बॉम्ब एज इट इज़ एट रेस्ट। जब वो एक्सप्लोड कर जाएगा ऑब्वियसली वो कुछ पार्ट्स में टूटेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट शो किए हैं। सो दीज आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द बॉम्ब। सपोज जो यहाँ पे मासेस हैं इन अलग अलग पार्ट्स के वो कुछ इस तरह से है, M1, M2, right, M3, M4, M5, like that, and velocities, corresponding velocities are V1, V2, V3 and so on, right? तो यहाँ पे again there is a conservation of momentum over here। ये जो different parts हैं of the bomb here, they will have different momenta। what will be the momenta? M1 V1, M2 V2, M3 V3 plus so on। तो ये जो momenta है various parts के, यहाँ पे हमने इन parts को अरेंज कर लिया है, मोमेंटा को अरेंज कर लिया है कुछ इस तरह से कि ये क्लोज्ड पॉलीगन आप देख सकते हो इस फिगर में शो हो रहा है, एंड दे हैव बीन टेकन इन द सेम ऑर्डर, एंड दे सिंपली शो दैट द टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन इज अगेन ज़ीरो, राइट?
सो जो मोमेंटम है इनिशियली ज़ीरो है, बाद में भी ज़ीरो ही होगा. सो इफ़ यू take the vector sum over here, you will get it as the zero of the momentum. So there is a conservation of momentum over here, because I've got a closed polygon over here after rearranging and I'm taking it in the same order. So that is why here the total momentum after explosion will again be zero. So there is a conservation of linear momentum over here. Now rocket propulsion, this is a example of a variable mass situation, क्योंकि यहाँ पे mass का variation होता रहता है. तो रॉकेट प्रोपल्शन में यहाँ पे देख सकते हो, ये एक अगेन एग्जांपल है लीनियर मोमेंटम का. तो किसी भी रॉकेट में जो गैसेस होती हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पे वो रहती हैं और हाई प्रेशर उनमें रहता है. एंड वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कंबशन होता है, जो फ्यूल है उसको उसकी बर्निंग होती है. दैट इज़ वाई देयर इज़ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द फ्यूल. ये प्रोड्यूस होता है, दिस सिचुएशन इज़ क्रिएटेड. एंड फाइनली दे एस्केप आउट ऑफ द नोज़ल. नोज़ल से एक लार्ज वेलोसिटी के साथ जो है ये बाहर की तरफ निकलते हैं. एंड जिस वजह से जो लार्ज मोमेंटम है गैसेस का बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो एक प्रोवाइड करता है इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट, राइट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड सो इट राइजेज अप, राइट. सो अब यहाँ पे क्योंकि मास जो है वो कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज़ कमिंग आउट ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फ्यूल, सो देर इज़ डिक्रीज इन द मास ऑफ द रॉकेट फ्यूल सिस्टम. एंड जिस वजह से ये जो रॉकेट है वो गेन करता है एक हाई एक्सेलरेशन एंड इट सिंपली द सिस्टम राइजेज अप विद अ हाई एक्सेलरेशन, राइट. तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं फॉर द वेलोसिटी दैट इज़ गेन्ड बाय द रॉकेट, जो हमने अभी रॉकेट प्रोपल्शन में देखा. मान लेते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो m0 है दैट इज़ द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल का. v0 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट का शुरुआती दौर में. अब मान लेते हैं एट टाइम t हमारे पास जो बचा है आफ्टर सपोज द फ्यूल हैज़ स्टार्टेड नाउ बर्निंग, सो द मास दैट वी हैव इज़ स्मॉल m एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट ना दैट जो फाइनल वेलोसिटी अब ये एक्वायर करेगा इट इज स्मॉल b, राइट. सो यू कैन सी इन बोथ द सिचुएशन ओवर हियर. तो जैसे जैसे गैस जो है एस्केप होते चले जाएंगे आउट ऑफ द रॉकेट, तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली जो हमारा फाइनल मास था वो कम होगा इनिशियल मास से, जिस वजह से जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि अब जो है रॉकेट लाइट होना शुरू हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा. फ्यूल जो है एस्केप आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम मान लें एक स्मॉल इंटरवल dt में dm अगर है स्मॉल डिक्रीज इन द मास ऑफ द रॉकेट, ओके, this is basically the mass of the gases which are coming out, and dv is the corresponding increase in velocity of the rocket, right. So we are taking a small time dt, we are taking dm and dv. dm is the mass of the exhaust gases and dv is simply the जो corresponding, right, increase होगा velocity में, क्योंकि अब light होता चला जाएगा तो velocity में increase आएगा. and vg is the velocity of the suppose exhaust gases, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में. so from using the principle of conservation of linear momentum, what we will have? We'll simply take the sum like this, mv equals to m minus dm, right. This is the change, and again this is the velocity v plus dv plus dm minus vg, because the direction of the exhaust gases is in the opposite direction, right. क्योंकि हमने यहाँ पे जो Vg का साइन नेगेटिव इस वजह से लिया क्योंकि गैसेस जो है एक्सकेप कर रही हैं रॉकेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इक्वेशन नंबर 1 से व्हाट डू वी हैव इज mv. यू सिंपली नीड टू ओपन इट. आप इसको ओपन करिए ताकि ये जो दो टर्म्स मिले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट इट समथिंग लाइक दिस. और क्योंकि देखिए dm और dv बहुत ही स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट हम इग्नोर कर ही सकते हैं. सो फाइनली व्हाट वी विल हैव दिस mdv इक्वल्स टू dm टाइम्स v प्लस vg. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन सपोज.
अब अगर u जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है बर्न्ड गैसेस का विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, देन वी हैव u इक्वल्स टू, वी हैव टेकन हियर u बेसिकली हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ द बर्न्ड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, and this is actually equal to the negative of the rocket velocity of the rocket with respect to earth. So I can write it as minus vg minus v, right? Minus can be taken common and I have vg plus v. So on rearranging I get it as v plus vg equals to minus u. तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है गैसेस का वही शो कर रहा है. So from equation number 2 that we had here, that is from this equation, and from this equation 3, what do we have? M dv equals to minus u dm. So I can get dv here minus u dm by m. Simply integrate कर दीजिए from v naught which was our initial velocity to final velocity v, m naught to m, initial mass and final mass. So once you integrate it, you will, the final expression देखिए यहाँ पे simply 1 by m है, तो अगर इफ़ यू हैव 1 बाई एक्स तो इसका ऑब्वियसली लॉग एक्स जाएगा इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली विथ बेस ई. सो आई हैव लॉग एम विथ बेस ई. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड log m माइनस log n इज़ बेसिकली रिटन एज log m बाई n. सो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. ऑब्वियसली दीज आर ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ई, सो आई कैन पुट इट हियर एंड फाइनली on rearranging I'll get it something like this. So this is basically the velocity of the rocket at time t, जब m जो है is the mass of the rocket. और अगर हम यहाँ पे initial time की बात करें जहाँ पे initial velocity 0 थी, so on putting t equals to 0, I mean at t equals to 0, if I put v equals to 0 as initial velocity was 0, so I'll have the expression as v equals to u log m naught by m. Now this is basically your instantaneous velocity of the rocket. Okay, so for finding the instantaneous velocity of the rocket we can use this formula over here. Now यहाँ पे अब हम निकालने वाले हैं what will be the thrust on the rocket. Thrust is obviously the force that is acting in the upward direction. अब ये फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ एस्केप कर रहे हैं, जिस वजह से एक थ्रस्ट नाम का फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके, सो इफ़ यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय dt you will get it like this, right? And you know that dv by dt is basically what? Acceleration of the rocket at time t. So I can write it as m into a. And what is this m into a? This is basically the force, or I can call it the thrust on the rocket at time t. So finally यहाँ पे हम इसे अगर रिप्लेस कर दें f से, so I will have f equals to minus u dm by dt. u क्या है यहाँ पे, जो हमने लिया था एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द बर्न्ड गैसेस, एंड dm by dt एक तरह से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल को शो कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट हियर. Now the next topic that we have is equilibrium of the concurrent forces. तो यहाँ पे concurrent forces का मतलब क्या है? अगर किसी particular point पे कई सारे forces लग रहे हैं, that is the forces acting at the same point, they are called the concurrent forces. तो अगर number of forces जो हैं अगर वो act कर रहे हैं at the same point और net unbalanced forces जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो बॉडी जो है वो कंटिन्यू करेगी अपने ही स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहने की. अगर वो अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन चल रही हो, उस केस में बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा. तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, दैट इज़ दीज आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट F1, F2, F3 एट सपोज पॉइंट P किसी भी बॉडी पर. सो using a parallelogram law I can have it like this. Now this is F1. देखिए ये पॉइंट P है जहाँ पे ये फोर्सेस लग रहे हैं. सपोज ये F1 है, दिस इज़ F2 एंड दिस इज़ F3. सो राइट, अब F1 और F2 का जो वेक्टर सम है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, F1 प्लस F2. दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, राइट.
and if I rearrange it like this, that is, this is your F1, this is F2 and this is F3, राइट। तो अगर तीसरा फोर्स यहाँ पे F3 एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, उसे इस तरह से एक्ट करना पड़ेगा सच दैट F3 इज़ नेगेटिव ऑफ F1 प्लस F2, तभी बॉडी को हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। सो F3 इज़ बेसिकली negative of F1 plus F2. So if you again transfer this F1 and F2 in the other side, you will get it as F1 plus F2 plus F3. Now this is a very important equation. ये जो सम है वेक्टर सम है फोर्सेस का, क्योंकि ये कॉन्करेंट फोर्सेस इनका वेक्टर सम 0 आएगा। तो अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, दे कैन बी रिप्रेजेंट बाय द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जहाँ पे हमने ये शो किया है इस डायग्राम से, राइट, एंड देयर वेक्टर सम विल बी 0। इसका मतलब अगर n फोर्सेस हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो कि कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट पे अगर लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो उनका जो सम होगा वेक्टर सम, दिस विल बी 0। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी गेट रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ 3 or more n concurrent forces here. Let us see some questions here. Now the first question is, एक 30 kg का शेल है जो कि फ्लाई कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 48 मीटर पर सेकेंड। जब वो एक्सप्लोड करता है, ओके, इसका जो एक पार्ट है जो कि 18 kg का, वो तो रुक जाता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, जबकि दूसरा रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंटिन्यू करता है फ्लाई करने का। तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसी का हमें वेलोसिटी बताना है। सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। लेट अस नाउ ट्राई टू सी दिस सोल्यूशन। तो मास जो है वो शेल का कितना था, 30 kg, वेलोसिटी ऑफ द शेल इज़ 48 मीटर पर सेकेंड। देखिए आफ्टर एक्सप्लोजन, राइट, एक्सप्लोजन होने के बाद जो मास था पहले पार्ट का वो कितना था, 18 kg। वेलोसिटी तो 0 था क्योंकि ये क्या हो गया था, ये रुक चुका था। अब मास ऑफ द सेकेंड पार्ट क्या होगा भाई, 18 kg तो निकल चुका है, इसका मतलब मास ऑफ द सेकेंड पार्ट विल बी 30 माइनस 18 विच इज़ 12 kg। अब अगर मान लेते हैं V2 है इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो इस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, दैट इज़ m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो यहाँ पे आप सिंपली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट विच इज़ योर 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। Now let us see the second question now. There is a body having a mass 1 kg. Initially वो रेस्ट पे रहता है and then it explodes. And इसके 3 टुकड़े होते हैं। उन तीनों टुकड़ों जो 3 पार्ट्स हैं, उनका अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें मासेस का, m1 का, m2 का, m3 का, इन तीनों पार्ट्स का रेशियो कुछ इस तरह से है 1:3। तो जो 2 पीसेज हैं उनके मास इक्वल हैं, वो फ्लाई कर जाते हैं कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर m1 और m2 के, मतलब ये दोनों इक्वल है, m1 अगर m2 के इक्वल है, ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे से फ्लाई ऑफ कर जाते हैं, ओके, एंड ऑफ टू ईच अदर, एंड इनकी वेलोसिटीज़ कितनी हो जाती है, 30 मीटर पर सेकेंड। सो यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रैगमेंट, जो तीसरा वाला था उसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि m1 इस डायरेक्शन में जाता है, m2 इस डायरेक्शन में जाते हैं। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। तो m1 का वेलोसिटी क्या है, v1 था, m2 का v2 है यहाँ पे। तो यू कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन लाइक दिस। अब तीसरे पार्टिकल को कुछ इस तरह से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि m1 और m2 का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द m1 एंड m2। तो अगर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना है, द m3 हैज़ टू गो दिस वे, राइट। सो सम ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 इज़ व्हाट, 1 kg, जो कि हमारा टोटल वेट था। रेशियो कुछ इस तरह से दिया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो m1 और m2 इक्वल है, इसका मतलब दोनों है 0.2 kg के, एंड m3 विल बी ऑफ 0.1 kg। Now v1 और v2 इक्वल थे, दैट इज़ योर 30 मीटर पर सेकेंड। सो v3 हमें यहाँ पे निकालना है इस केस में, ओके। सो लेट अस सी हाउ कैन वी गेट इट।
बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो सिंपली यहाँ पे आप क्या करोगे, यू कैन रिजॉल्व नाउ m1 जो है वो कुछ इस तरह से रिजॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एंगल 45 है, तो यहाँ पे कॉस वाला कॉम्पोनेंट आएगा और v2 का भी यहाँ पे कॉस वाला कॉम्पोनेंट आएगा, m1 v1 cos 45, m2 v2 cos 45. So let us use the law of conservation of momentum now. So I have it like this, m3 v3 equals to the sum of the momenta along this direction, the horizontal direction, components we have taken. So by putting the value, you can put the value of v3. Okay, let me correct you one thing, that ये m3 जो आएगा it will be 0.6. So I can put the value here as 0.6. So v3 I'll get it as 14.14 meter per second. So this is how you can solve these concepts. Now next question, फ्यूल जो है वो कंज्यूम होता है एट अ रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 kg कंज्यूम हो रहा है रॉकेट में। ओके, नाउ जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं और उनकी स्पीड है 4.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि रॉकेट में लगने वाला थ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना होगा। सो यहाँ पे dm/dt जो कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिया है 100 kg पर सेकेंड है, u कितना है दिया गया है क्वेश्चन में 4.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। थ्रस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला था रॉकेट प्रोपल्शन के केस में थ्रस्ट का। सो F इक्वल्स टू u dm/dt. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू यू सिंपली हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, एज दीज टू थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन। सो force, the upthrust is basically coming out as 4.5 into 10⁶ Newton. So I hope the questions are clear to you, and this is the end of part 3 over here. You can follow me at Facebook, right? Also you can join my Telegram channel. Okay, if you haven't subscribed my channel yet, you can subscribe to my channel. Thank you so much everyone for watching this video. आप सबसे मिलूँगी मैं अब नेक्स्ट टर्न पे with the other part of this laws of motion concept. तब तक के लिए thank you so much everyone.